वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 थ्रू द एजेस। बुक का नाम है और सेक्शन है हिस्ट्री, चैप्टर नंबर है 1 द मॉडर्न पीरियड। तो जानते हैं क्या है मॉडर्न पीरियड में। इससे पहले हम चैनल को अपने वीडियो को स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी भूल ना जाइएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। चलिए जानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु रोट द फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया दैट कवर्ड ऑल पीरियड, यानी कि किसने लिखी थी भारत का इतिहास जिसमें कि सारे पीरियड्स को कवर किया गया है। वॉरेन हेस्टिंग, जेम्स मिल, जवाहरलाल नेहरू एंड महात्मा गांधी। कौन है? तो राइट आंसर बेटा जेम्स मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेम इज गिवन टू द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें कहा गया है क्या नाम दिया गया था ब्रिटिश रूल को इंडिया में। ये जो टाइम पीरियड था ब्रिटिश रूल का, इसको क्या नाम दिया गया था? स्टोन एज, मिडिल किंगडम्स, अर्ली मॉडर्न पीरियड और कॉलोनियल पीरियड। तो राइट आंसर है बेटा कॉलोनियल पीरियड। नेक्स्ट, वेयर आर द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट प्रिजर्व। कह रहा है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड जो हुआ करते थे गवर्नमेंट के, वो कहाँ पे प्रिजर्व करके रखे जाते थे, सुरक्षित करके रखे जाते थे। ऑप्शन में है नेशनल आर्कीव ऑफ इंडिया, नेशनल म्यूजियम, पार्लियामेंट या राष्ट्रपति भवन। तो राइट आंसर बेटा नेशनल आर्कीव ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, द सर्वे ऑफ इंडिया ओरिजिनेशन वाज सेट अप इन विच स्टेट, यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया ये ऑर्गेनाइजेशन जो है कहाँ पे सेटअप की गई थी, एस्टेब्लिश की गई थी। तो कोलकाता, दिल्ली, देहरादून या मुंबई। राइट आंसर बेटा देहरादून। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा देहरादून कहाँ की कैपिटल है। चलिए, ए वीकली जर्नल पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी वाज, यानी एक वीकली साप्ताहिक जर्नल पब्लिश किया जाता था महात्मा गांधी के द्वारा। तो उसका नाम क्या था बेटा? हरिजन था, मुंबई समाचार था, संवाद कौमुदी था या केसरी था। तो राइट आंसर बेटा हरिजन था नाम। नेक्स्ट, द मॉडर्न पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीचर्स सच एज। जो मॉडर्न पीरियड है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि रिलीजियस आइडियाज, आर्टिस्टिक आइडियाज, इंडस्ट्रियलाइजेशन या वॉर्स। तो राइट आंसर है बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन। चलिए, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन करने वाले हैं, बच्चों को बहुत फेवरेट होते हैं। चलिए, कॉलम ए में है बाबर, ठीक है, फरदौनजी मर्जवान और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बंकिम चंद्र। तो राइट आंसर मिलाते हैं। चलिए एक एक करके मिलाते हैं। सबसे पहले बाबर का है बेटा तुजुके बाबरी। नेक्स्ट, फरदौनजी मर्जवान जो है इनका है मुंबई समाचार, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज और जवाहरलाल नेहरू का तो आप जानते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत फेमस बुक है। और लास्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी पूरा नाम है इनका, और बुक का नाम है भाई क्या है ना, आप बात करें या प्लेस की बात करें तो आनंद मठ। इस तरह से भी आप मैचिंग करा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। द इंडियन हिस्टोरियन कैटेगराइज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो ये कह रहे हैं कि इंडियन हिस्टोरियन जो थे उन्होंने भारत की हिस्ट्री को कैटेगराइज किया था धर्म के आधार पर। ट्रू है क्या ये? फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, द ब्रिटिश सर्वे रिकॉर्ड्स आर नॉट सफिशिएंट टू नो अबाउट द कॉलोनियल पीरियड। इसमें कहा गया है ब्रिटिश के जो सर्वे थे, ब्रिटिश अंग्रेज लोगों के जो सर्वे थे, उनके जो रिकॉर्ड थे नॉट सफिशिएंट, वो सफिशिएंट नहीं थे, पर्याप्त नहीं थे अबाउट द कॉलोनियल पीरियड के बारे में। तो ट्रू है क्या फॉल्स? चलिए दिस इज ट्रू, वो सफिशिएंट नहीं थे। नेक्स्ट, द फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय एन इंडियन। जो फर्स्ट हिस्ट्री थी भारत की वो एक इंडियन के द्वारा लिखी गई थी। क्या ये सही बात है? नो, इट्स फॉल्स। चलिए, द ब्रिटिश केम एज ट्रेडिंग कंपनी इन इंडिया। ब्रिटिश लोग एक ट्रेडिंग कंपनी, व्यापारिक कंपनी की तरह यहाँ पे भारत में आए थे। ट्रू है या फॉल्स? यस, इट्स ट्रू। नेक्स्ट, द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया ट्रेजर्स ओनली पेंटिंग्स। वो कह रहा है कि भाई जो नेशनल म्यूजियम्स ऑफ इंडिया है ना, उनके जो ट्रेजर्स हैं वो केवल पेंटिंग्स हैं। फॉल्स। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मैनी पीरियड्स डिड जेम्स मिल डिवाइड द इंडियन हिस्ट्री एंड ऑन व्हाट बेसिस नेम देम। तो यानी जो जेम्स मिल थे उन्होंने किस आधार पर डिवाइड किया था भारतीय इतिहास को, वो क्या बेसिस था, ठीक है, और कितने पीरियड में किया था और उनके नाम भी बताइए। चलिए, ही डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है, धर्म के आधार पर किया था। ही कॉल्ड द एंशिएंट हिस्ट्री एज द हिंदू पीरियड। उन्होंने क्या कहा था?
जो भारतीय इतिहास था, एंशियंट हिस्ट्री थी, उसको हिंदू पीरियड माना। ही कॉल्ड द मेडिवल हिस्ट्री एज द मुस्लिम पीरियड, मेडिवल को मुस्लिम पीरियड माना। और ही कॉल्ड द मॉडर्न पीरियड एज द क्रिश्चियन पीरियड, और मॉडर्न को क्रिश्चियन पीरियड माना। तो इस तरह से आपने देखा है कि इन्होंने 3 पीरियड में डिवाइड किया था, 1 2 3, द एंशियंट, द मेडिवल एंड द मॉडर्न पीरियड। नेक्स्ट, वाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व देयर ऑफिशियल रिकॉर्ड? ब्रिटिश लोग अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड को क्यों प्रिजर्व करके रखते थे, संरक्षित करके रखते थे सुरक्षा के साथ? जानते हैं। ब्रिटिश प्रिजर्व देयर ऑफिशियल रिकॉर्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। कुछ कारण थे उसके। नंबर 1, दे बिलीव्ड इन डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। ठीक है, वो विश्वास करते थे कि भाई रिकॉर्ड्स होना चाहिए प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन के लिए। दे थॉट दैट, उनका मानना था, सोच थी, नथिंग कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ ओरल इंस्ट्रक्शन। मुंह जबानी आप कुछ भी बोल दीजिए, ऐसे इंस्ट्रक्शन से कोई भी काम नहीं हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह का उनका मानना था। नेक्स्ट, दे बिलीव इट वुड बी इजियर टू रिसर्च। उनका मानना था ऐसा करने से ये चीज़ें रिसर्च करना, उन पर अध्ययन करना, है ना, चीज़ों का पता लगाना अंदर तक आसान हो जाएगा। एंड डिबेट आफ्टरवर्ड, और उसके बाद आसानी से डिबेट भी की जा सकती है। इफ दे रॉट एंड रिकॉर्डेड एवरीथिंग, अगर उन्होंने हर चीज़ लिखी है और उसको रिकॉर्ड किया है तो। नेक्स्ट, व्हाट आर इंडिजिनियस लिटरेरी सोर्सेज? तो इंडिजिनियस लिटरेरी रिकॉर्ड सोर्सेज क्या हुआ करते थे? एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कीजिए। चलिए, तो भाई देखो, इंडिजिनियस लिटरेरी सोर्सेज रिफर टू द लिटरेरी वर्क्स, जो लिटरेरी वर्क्स हुआ करते थे प्रोड्यूस बाय नेटिव और इंडिजिनियस पीपल, जो कि नेटिव वहीं के रहने वाले हुआ करते थे, है ना। तो उन लोगों के द्वारा ऑफ पर्टिकुलर रीजन, उस पर्टिकुलर रीजन के, और कल्चर, उस पर्टिकुलर कल्चर के। These sources include various forms of oral and written expression. इन sources में हुआ करते थे क्या? बहुत सारी फॉर्म के oral, मुंह से बोले गए मौखिक, and written expression, और लिखे हुए expression हुआ करते थे। That have been traditionally passed down, जो कि ट्रेडिशनली यानी एक, है ना, कल्चर से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास होते चले आ रहे थे इसी तरीके से, थ्रू जनरेशन विद इन इंडिजिनस कम्युनिटी। इंडिजिनस जो कम्युनिटी वहाँ की रहने वाली थी उनमें। फॉर गेटिंग ए वाइडर एंड बैलेंस व्यू ऑफ पीरियड इन हिस्ट्री, वो कह रहा है एक वाइडर व्यू, एक बैलेंस व्यू देखने के लिए इस पर्टिकुलर पीरियड का, ए हिस्टोरियन ऑल्सो गोज थ्रू द अनऑफिशियल रिकॉर्ड। तो एक हिस्टोरियन को केवल ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं, अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स में भी जाना पड़ता है रिलेटेड टू दैट पीरियड, उस पर्टिकुलर पीरियड के बारे में। सच एज डायरीज ऑफ पीपल, लोगों की डायरियाँ, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम, जो यात्री आए थे उनके अकाउंट्स देखते हैं, एंड ट्रेवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इंपॉर्टेंट बुकलेट्स, ठीक है, पॉपुलर नॉवल, पर्सनैलिटीज, न्यूज़पेपर, इन सब के बारे में जानकारी करनी पड़ती है, अध्ययन करना पड़ता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रिटन इन तमिल लैंग्वेज, एक लिटरेरी वर्क जो है तमिल लैंग्वेज में रिटन है, इज डायरी ऑफ आनंदा रंगा। किसकी डायरी है? आनंदा रंगा की। पूरा नाम है आनंदा रंगा पिल्लाई, हु रिकॉर्डेड द चेंजेस इन द साउथ इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया था, साउथ इंडिया की जो पॉलिटिकल चीजें थी इन्होंने रिकॉर्ड करके रखी थी, तो उनसे भी अहम सबूत यहाँ पे मिलते हैं, बहुत चीजें पता चलती हैं। नेक्स्ट, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ प्री कॉलोनियल आर्चीव। प्री कॉलोनियल आर्चीव के बारे में आप कुछ, है ना, कुछ एग्जाम्पल देके बताइए। चलिए 10 काट देंगे। वी कैन सी दैट, हम देख सकते हैं कि ए फ्यू आर्चिवल रिकॉर्ड डिड एग्जिस्ट इन द प्री कॉलोनियल इंडिया, यानी कुछ ही रिकॉर्ड थे जो कि वहाँ पे एग्जिस्ट करते थे अभी फिलहाल। ड्यूरिंग द एंशियंट टाइम की बात करें तो द हिंदू किंग्स डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ कीपिंग रिटर्न रिकॉर्ड। तो हिंदू राजा उस समय पे नहीं जानते थे रिकॉर्ड्स को कैसे रखा जाता है, कैसे संभाला जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। द ट्रेवलर सच एज हिनसांग आया, फाइयान आए फ्रॉम चाइना एंड मार्को पोलो फ्रॉम इटली, हु ट्रेवल्ड थ्रू इंडिया, जिन्होंने भारत भ्रमण किया। कीप एन अकाउंट ऑफ एवरीथिंग दे सॉ, और उन्हें जो कुछ देखी उसका सबका लेखा जोखा रखा कि मैंने ये चीज देखी, यहाँ पे ऐसे किया है ना, सारे रिकॉर्ड रखा। फ्रॉम देयर अकाउंट्स, उनके अकाउंट से अगर बात करें, वी गेट एन आइडिया, हमको एक आइडिया मिला। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कॉन्टेम्परेरी पीपल, तो उस समय के समकालीन लोग जो थे उनकी सोशल इकोनॉमिक लाइफ के बारे में हमको बहुत सारी जानकारी यहाँ से मिलती है। एम्परर अशोका, जो राजा थे हमारे अशोका, कैप्ट रिकॉर्ड फॉर पब्लिक व्यू, उन्होंने रिकॉर्ड्स को पब्लिक व्यू के लिए रखा। ऑन स्टोन पिलर, पत्थरों पर, है ना, पत्थरों के पिलर्स पर, खंभों पर। विच आर स्टिल इंटैक्ट, जो कि आज भी अवेलेबल हैं, इंटैक्ट हैं, गुदे हुए हैं उस पे,
एंड कैन बी सीन इन दिल्ली एंड अदर प्लेसेस ऑफ इंडिया, और जिनको देखा जा सकता है दिल्ली में और बहुत सारे प्लेसेस ऑफ इंडिया पर। नेक्स्ट, अबुल फजल रिकॉर्डेड अकबर्स पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन अकबरनामा। अबुल फजल जो थे उन्होंने अकबर की जो पॉलिसीज थी, एडमिनिस्ट्रेशन था, उनकी सारी पॉलिसीज को रिकॉर्ड करके रखा है। कहां पे? अकबरनामा में संकलित किया है। क्वेश्चन, व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड के क्या ड्रॉबैक थे, क्या कमियां थी? चलिए जानते हैं ड्रॉबैक्स क्या थे। मैनी इंडियंस वर वर्किंग एट गवर्नमेंट ऑफिसेज बट दे हैड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ब्रिटिश ऑफिसर। मीन्स बहुत सारे इंडियन लोग थे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करते थे, लेकिन उनको मतलब ब्रिटिश ऑफिसर जो थे उनके अंडर में ही काम करना पड़ता था। मोस्ट ऑफ दीज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वर मेड फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटर्स पर्सपेक्टिव्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। और ये जो रिकॉर्ड बनाए गए थे ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव्स, ठीक है, यानी ब्रिटिश लोगों के द्वारा बनाए गए थे, तो अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने एज इट इज उसको मॉडिफाइड कर चुके होंगे, या जो चीजें उनको अच्छी लगती होंगी वो लिखी होंगी, जो नहीं लगती होंगी वो नहीं लिखी होंगी डेफिनेटली। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स में कंटेन मिसिंग, ठीक है, कुछ चीजें उनमें से मिसिंग हो सकती हैं या इनकरेक्ट, गलत भी हो सकती है, इनकरेक्ट और इंफॉर्मेशन हो सकती है। डाटा एंट्री एरर, इनकंसिस्टेंसी और गैप्स इन डाटा कैन लीड टू अनरिलायबल रिजल्ट्स एंड एनालिसिस। अब डाटा एंट्री यानी भाई टाइप करने में, लिखने में जैसे गलती हो जाती है हम लोगों से, वैसी एरर हो सकती है। इनकंसिस्टेंसी मतलब वो चीजें लगातार नहीं थी, और गैप बीच बीच में, मतलब जैसे कोई पर डे डायरी लिख रहा है, 2 लाइन 4 लाइन लिखता है, फिर 2 महीने तक कुछ नहीं लिखा, तो गैप्स आ गए, तो यानी उन पे शक होता है कि भाई इन्होंने ऐसा क्यों किया, है ना, क्या उनके लिए अनफेवरेबल चीज थी जिसको उन्होंने लिखा नहीं वहां पे। सो दीज रिकॉर्ड्स माई गिव ओनली वन पिक्चर, तो ये रिकॉर्ड ऐसा हो सकता है केवल एक तरफ की चीजें दिखाते हैं आपको। बट द काउंटर पिक्चर्स आर ऑल्सो अवेलेबल थ्रू अदर रिकॉर्ड्स ऑफ द सेम टाइम, लेकिन उनके अपोजिट वाली जो है ना रिएक्शन थी, जो पिक्चर थी, वो भी अवेलेबल है अदर रिकॉर्ड, कुछ अन्य रिकॉर्ड से अवेलेबल हो सकती है उसी सेम टाइम के। चलिए अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज जेम्स मिल्स पीरियडाइजेशन अनएक्सेप्टेबल बाय द इंडियन हिस्टोरियन। ये मिल साहब ने जो अपना है ना हिस्ट्री लिखी, वो अनएक्सेप्टेबल थी, भारतीयों ने स्वीकार नहीं की। व्हाट बेसिस ऑफ पीरियडाइजेशन डिड दे फॉलो, उन्होंने ये जो पीरियडाइजेशन किया था ये किस चीज को फॉलो करता था? चलिए जानते हैं। मोस्ट ऑफ मॉडर्न डे हिस्टोरियन हैव डिस्कार्डेड दिस रिलीजन बेस्ड पीरियडाइजेशन फॉर मैनी रीजन, यानी बहुत सारे हिस्टोरियन ने क्या किया, इस रिलीजन बेस्ड पीरियडाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, है ना, गलत कह दिया इसको कि नहीं भाई ये सही नहीं है। फर्स्टली द हिंदू पीरियड एज एक्सप्लेन बाय जेम्स मिल, तो उन्होंने कहा था कि भाई एंशिएंट वाला हिंदू पीरियड था। वाज नॉट ए पीरियड इन विच हिंदुइज्म वाज द ओनली रिलीजन फॉलोअर, तो भाई ऐसा कोई समय नहीं था जब केवल हिंदू रिलीजन माना जा रहा हो और बाकी रिलीजन ना माने जा रहे हैं, तो आप उसको हिंदू पीरियड कैसे कह सकते हैं? इन द कंट्री, देश में, इस्लाम केम टू इंडिया मैनी ईयर्स बिफोर द मुगल, इस्लाम तो भारत में मुगल के आने से काफी पहले आ चुका था। बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म वर डिफरेंट रिलीजन, है ना, रिलीजियस बिलीव्स विच हैड ए साइजेबल नंबर ऑफ फॉलोअर्स, और ये सब धर्म वगैरह सब है ना, जो है ना हिंदुइज्म के अलावा बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म सारे धर्म थे, इसको मानने वाले अच्छे खासे अमाउंट में थे, नंबर ऑफ फॉलोअर्स थे भारत में, ठीक है। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि भाई केवल यही पीरियड चल रहा था? सेकेंडली बात करें तो रिलीजन आइदर ऑफ द रूलर्स, रिलीजन किसका देखा गया वहां पे? राजाओं का, कि भाई हिंदू राज चल रहा है, मतलब कि जो राजा उसका रिलीजन देख लिया इस तरह से। और ऑफ द कॉमन पीपल कैन नॉट बी द सोल फैक्टर टू ट्रेस, तो ये केवल सोल फैक्टर नहीं हो सकता कि भाई आपने देखा किसका था रिलीजन, राजा का देखा था या कॉमन पीपल जनता का देखा था, है ना। ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, तो उससे आप ये डेवलपमेंट कैसे हुई, चीजों में बदलाव कैसे हुआ, है ना, एक पिक्चर से ये अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट, एट द एंड द इंडियन हिस्टोरियन चूज टू कैटेगराइज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, है ना। और अंत में बाद में इंडियन हिस्टोरियन ने कैटेगराइज किया इन चीजों को, हिस्ट्री को, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड की फॉर्म में। तो बात करते हैं एंशिएंट पीरियड में क्या था। 10,000 BCE टू 700 CE, द एंशिएंट पीरियड कंप्राइजेस द पीरियड ऑफ स्टोन एज, तो एंशिएंट पीरियड है ना स्टोन यानी पत्थर के काल का एक था, आप कह सकते हैं एज थी, टाइम पीरियड था। ब्रॉन्ज एज कहा जाता है या आयरन एज से रिलेटेड था। एनकम्पासिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो प्रकाश डालता है चीजों को उकेर के बाहर लाता है, किस पे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। एंड द राइज ऑफ द फर्स्ट डायनेस्टी किंग्स एंड किंगडम्स, और ये बताता है किस तरह राइज हुआ, उत्थान हुआ फर्स्ट डायनेस्टी किंग्स का
एंड किंगडम्स का। चलिए फिर बात करते हैं मेडिवल पीरियड की, जो कि 700 सीई से 1800 सीई तक था। ट्रांजिशन फ्रॉम द एंशियंट टू द मेडिवल पीरियड, यानी जो बदलाव हो रहे हैं एंशियंट से मेडिवल में, अकॉर्डिंग टू मैनी हिस्टोरियन, है ना, बहुत सारे हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग, अकर्ड विद द अराइवल ऑफ टर्क्स, यानी तुर्की के लोग जब यहाँ पे आए तब इन चीजों में बदलाव हुए। पीपल ऑफ टर्किश ओरिजिन, चलिए इन इंडिया, भारत में आए जब ये। द न्यू एम्पायर ब्रॉट अबाउट प्रोफाउंड चेंजेस इन इंडियन कल्चर, ठीक है, तो बहुत सारे, है ना, मेजर चेंजेस हुए भारतीय कल्चर में। मॉडर्न पीरियड की बात करें तो 700 सीई ऑनवर्ड से बात कर रहे हैं। विद द अराइवल ऑफ ब्रिटिश, जब ब्रिटिश लोग यहाँ पे इंडिया में आए, द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में, इट्स ब्रॉट ग्रेट चेंजेस इनटू द सोसाइटी, सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस हुए। द मॉडर्न पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीचर्स सच एज इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्न पीरियड की बात करें तो उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन था, अर्बनाइजेशन था, शहरीकरण था, एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे, कम्युनिकेशन हुआ, स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, है ना, यानी कि साक्षरता बढ़ी, एंड एजुकेशन, रैपिड ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, व्यापार बढ़ा और डेवलपमेंट भी बढ़ा। व्हाट इज द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया नोन एज द कॉलोनियल पीरियड, भारत में मॉडर्न इंडिया को कॉलोनियल पीरियड क्यों कहा जाता है? चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ बनते हैं। द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया इज ऑफन रिफर्ड टू एज द कॉलोनियल पीरियड बिकॉज, है ना, तो उसको कॉलोनियल पीरियड कहते हैं बिकॉज कुछ कारण थे। इट वाज characterized by the presence and influence of European colonial power, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस था, है ना, बहुत ज्यादा प्रभावित था यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स के द्वारा। प्राइमरली द ब्रिटिश, मेन बात करें तो ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा, ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम, और इसी समय में इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल, भारत ब्रिटिश रूल का के अंदर काम कर रहा था, यानी गुलाम था उस समय। विच लास्टेड फॉर नियरली 2 सेंचुरी, जो लगभग 200 सालों तक चला। फ्रॉम द मिड 18th सेंचुरी टू 1947, यानी जब इंडिया फ्री हुआ था। व्हेन इंडिया गेन इट्स इंडिपेंडेंस, जब भारत ने गेन कर ली इंडिपेंडेंस, तब की बात करें, दिस पीरियड विटनेस सिग्निफिकेंट चेंजेस इन इंडियाज पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल लैंडस्केप, ठीक है। अब कह रहे हैं कि पीरियड विटनेस, वो गवाह बना सिग्निफिकेंट चेंजेस, अच्छे खासे परिवर्तन में चेंजेस हुए इंडिया की पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल लैंडस्केप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्रिटिश इंप्लीमेंटेड वेरियस पॉलिसीज, है ना, मतलब ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की, लागू की, प्रैक्टिस फॉलो किया, दैट हैड ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन इंडिया, जिसका एक अच्छा खासा इम्पैक्ट हुआ भारत पर। दे इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस दैट कंसंट्रेटेड पावर इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटीज, ठीक है, तो वो कह रहा है कि उन्होंने भारत में इंट्रोड्यूस किया एक ऐसा सिस्टम, गवर्नेंस, है ना, राज कैसे किया जाए, है ना, सरकार कैसे चलाया जाए, कंसंट्रेटेड पावर, उसकी पावर कंसंट्रेटेड थी कहाँ पे, ब्रिटिश अथॉरिटीज के पास। इंप्लीमेंटेड लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, यानी इन्होंने इंप्लीमेंट किए लीगल, कानूनी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को यहाँ पे लागू किया। एंड ट्रांसफॉर्म द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय इकोनॉमी को क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, बहुत सारे बदलाव किए। टू सर्व ब्रिटिश इंटरेस्ट, ताकि वो ब्रिटिश लोगों का फेवर कर सकें, इंटरेस्ट उनको सर्व कर सकें। द कॉलोनियल पीरियड ऑल्सो सो द इम्पोजिशन ऑफ ब्रिटिश लॉ, कॉलोनियल पीरियड ये भी बताता है, उसने देखा इम्पोजिशन ऑफ ब्रिटिश लॉ, ब्रिटिश लॉ को यहाँ पे इम्पोज किया गया, जबरदस्ती किया गया। द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम एंड द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम का प्रसार हुआ, क्रिश्चियनिटी का प्रसार हुआ, यहाँ पे बढ़ावा मिला। What role did newspaper and press play in the modern period? ठीक है, यानी कि आपसे कह रहा है जो न्यूज़पेपर हैं और जो प्रेस होती है, इन्होंने मॉडर्न पीरियड में क्या रोल प्ले किया। एक्सप्लेन विद एग्जांपल, एग्जांपल लेके बताइए। चलिए जानते हैं। न्यूज़पेपर एंड प्रेस मटेरियल की बात करें, द न्यूज़पेपर एंड द प्रेस प्लेड ए मेजर रोल ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, कॉलोनियल पीरियड में इनका एक इंपॉर्टेंट मेजर रोल था, एस्पेशली इन द स्प्रेडिंग ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडियन लीडर्स, ठीक है, यानी खासकर, ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिश लोगों के खिलाफ इंडियन लीडर्स ने जो रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, उसको प्रसारित करने में, है ना, बढ़ावा देने में इनका बहुत अहम रोल था। द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर वाज द बंगाल गजेट, सबसे पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन सा था, बंगाल गजेट, विच वाज पब्लिश्ड बाय एन इंग्लिशमैन, जो कि एक इंग्लिशमैन के द्वारा पब्लिश किया जाता था, नाम था जेम्स अगस्टस हिकी। नेक्स्ट, द न्यूज़पेपर वर सर्टेनली ए मोर सब्टल मेथड ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, न्यूज़पेपर जो था एक सर्टेनली ए मोर सब्टल मेथड था इन्फ्लुएंसिंग द पब्लिक अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी कि ये लोगों को, पब्लिक को इन्फ्लुएंस करता था बहुत अच्छे तरीके से ब्रिटिश लोगों के खिलाफ। नेक्स्ट, द न्यूज़पेपर कंसंट्रेटेड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम,
और न्यूज़पेपर में जो खबरें हुआ करती थी वो कंसंट्रेट फोकस रहा करती थी सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को लेकर। न्यूज़पेपर्स हैव द पावर टू शेप public opinion through their editorial stance and the selection and presentation of the news stories. Means newspaper have the power to shape, यानी ये बदल सकता, ढाल सकता था पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक की राय को थ्रू देयर एडिटोरियल स्टांस, यानी वो जो भी एडिटोरियल स्टांस, यानी कि आज भी देखते हैं न्यूज़पेपर में एडिटोरियल एक पेज आता है जिसमें लेखक की राय होती है, तो इस तरह से वो उस चीजों में प्रभावित कर सकते थे, बदलाव करा सकते थे। एंड द सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूज स्टोरी, और सिलेक्शन और रिप्रेजेंट करना लोगों के सामने नई नई स्टोरीज। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर एंड द प्रेस हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन एडवोकेटिंग फॉर सोशल चेंज एंड रेजिंग अवेयरनेस अबाउट वेरियस इनजस्टिस। तो कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर और जो प्रेस थी बीन इंस्ट्रूमेंटल इन एडवोकेटिंग, ये एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट साबित हुई एडवोकेटिंग, वकालत करने में, फॉर सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के लिए, एंड रेजिंग अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने में, अबाउट वेरियस इनजस्टिस, जो भी बहुत सारे अन्याय हो रहे थे उनके लिए। दे हैव प्लेड ए रोल इन मूवमेंट, है ना, इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट में रोल प्ले किया, सच एज सिविल राइट, सिविल राइट्स का जो मूवमेंट था, वुमेन्स, है ना, सफरेज जो था, इन सब में। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए नोट ऑन द रोल प्लेड बाय द इंडियन के द्वारा जो रोल प्ले किया था उसको बताइए। कौन से इंडियन स्कॉलर्स इन रिकंस्ट्रक्शन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। चलिए जानते हैं। मैनी इंडियन राइटर्स केम आउट विद देयर लिटरेरी वर्क्स, बहुत सारे भारतीय जो है ना लेखक गण थे, वर्क्स, उन्होंने कार्य करा एज ए रेस्पॉन्स टू द कॉलोनियल परसेप्शन ऑफ द ब्रिटिश स्कॉलर। ठीक है, कैसे कार्य, वर्क एज ए रेस्पॉन्स, यानी रेस्पॉन्स देते थे टू कॉलोनियल परसेप्शन, कॉलोनियल यानी ब्रिटिश लोगों का परसेप्शन क्या था ऑफ द ब्रिटिश स्कॉलर, ब्रिटिश स्कॉलर्स का। ठीक है, देखते हैं पॉइंट नंबर 1, बंकिम चंद्र चटर्जी इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर। बंकिम चंद्र चटर्जी उस समय पे एक बहुत फेमस राइटर हुआ करते थे ऑफ दिस पीरियड, इस समय के, whose works फॉर एग्जाम्पल, जो कि काम किया करते थे किसके लिए, आनंद मठ रिफ्लेक्टेड हिज आइडियाज ऑफ इंडिया एज नेशन। तो आनंद मठ ने रिफ्लेक्ट किया अपने आइडिया, अपने विचार, इंडिया एक देश के, मतलब भारत हमारा एक देश है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉलोनी नहीं है, देश है अपना। ठीक है, नेक्स्ट, दादा भाई नेहरूजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। दादा भाई नेहरूजी का फोकस था पॉवर्टी पर एंड अन ब्रिटिश रूल, यानी भारत में ब्रिटिश का रूल ना रहे, इन इंडिया, भारत में। हाईलाइटेड द एक्सप्लॉयटेशन नेचर ऑफ द ब्रिटिश, और उन्होंने हाईलाइट किया, उजागर किया चीजों को, किस तरह से हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, एंड नेचर ऑफ ब्रिटिश, एक्सप्लॉयटिव नेचर थी ब्रिटिश लोगों की। ठीक, उसको उजागर किया। महात्मा गांधी हिंद स्वराज, इनका हिंद स्वराज था, एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, आर सम एफर्ट, तो इन्होंने भी एफर्ट्स किए, किस लिए, रिकंस्ट्रक्टिंग, दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना था द हिस्ट्री ऑफ इंडिया को। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नंबर 5, व्हाट रोल डिड वुमेन राइटर्स प्ले इन पोर्ट्रेइंग द मॉडर्न पीरियड। तो भाई मॉडर्न पीरियड को पोर्ट्रेइंग करने में वुमेन्स का क्या रोल था, कैसे रोल उन्होंने प्ले किया अपना, चले जानते हैं। वर्क्स ऑफ वुमेन राइटर्स ऑल्सो थ्रू लाइट ऑन मॉडर्न पीरियड। ठीक है, तो इनके काम भी, लेखक है ना, जो लेखक लेख लिखे इन्होंने, वो भी क्या करते हैं, एक लाइट डालते हैं मॉडर्न पीरियड पर। राज सुंदरी देवीज ऑटोबायोग्राफी, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी अमर जीवन, इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच ए वर्क, ये भी एक अच्छा सा एग्जाम्पल है इस टाइप के वर्क्स था। नेक्स्ट देखते हैं, सरोजनी नायडू की बात करें, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, इनको कहा जाता है गोल्डन थ्रेशोल्ड। पंडित रामाबाई रोकैया हुसैन वर सम अदर प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर, ये भी कुछ प्रोमिनेंट यानी कि एक फेमस, प्रसिद्ध, है ना, क्या थी उस समय की एक फिगर से, मतलब कि एक महान व्यक्तित्व थे उस समय के। वुमेन राइटर्स हैव ऑफन डिपिक्टेड द रेस्ट्रिक्टिव जेंडर रोल्स एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन इम्पोज्ड ऑन वुमेन ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। ये कह रहा है कि वुमेन राइटर्स जो हुआ करती थी हैव ऑफन, अक्सर, डिपिक्टेड द रेस्ट्रिक्टिव जेंडर रोल्स, है ना, एक रेस्ट्रिक्टिव, एक रुकावट, जेंडर रोल्स एंड सोशल एक्सपेक्टेशन इम्पोज ऑन वुमेन, जो वुमेन्स पर सोशल रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी, इम्पोज की जाती थी, इस मॉडर्न पीरियड में ये उनको उजागर कर रही थी। नेक्स्ट, इस तरह से आज आपने देखा हमारा वीडियो कंप्लीट सॉल्यूशन देखा था हमने चैप्टर 1 का। तो क्या इसी तरह से हम बाकी के चैप्टर के सॉल्यूशन आपके लेके लिए आते रहें, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और कौन सी बुक आपके स्कूल में चलती है कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। तो चलिए